नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट क्लास इन हिंदी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आईपीओ के बारे में बेसिक जानकारी ली थी, जैसे कि अगर किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है बिज़नेस के बारे में, तो वो अपना बिज़नेस कैसे शुरू करता है, उसको हर स्टेज पर पैसे की ज़रूरत कैसे पड़ती है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, सीड फंड क्या होता है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आईपीओ की प्रोसेस कैसे होती है, आईपीओ लाने के बाद क्या होता है। इस बारे में हम जानेंगे पार्ट 2 के वीडियो में। पिछला वीडियो पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पैसा जुटाने के लिए मैनेजमेंट को किन किन हालातों से गुजरना पड़ता है। अभी ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आईपीओ मार्केट या प्राइमरी मार्केट में कई बार ऐसी कंपनियां भी आती है जिन्होंने पहले कभी किसी से पैसा नहीं लिया है, कंपनी को फैलाने के लिए या फिर बिजनेस को फैलाने के लिए कभी किसी से पैसा नहीं लिया होता है। तो ऐसे कंपनियों या फिर मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया है और जो पैसा लेकर जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है उससे पैसा लेकर उसके बदले इक्विटी देते हैं। ऐसे कंपनियों पे हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि कंपनी अगर आईपीओ को रास्ता आखिरकार क्यों चुनती है, उसको क्या ज़रूरत पड़ गई। मतलब हमारी शूज़ वाली फैक्ट्री थी, तो शूज़ वाला बिज़नेस को अदर कंट्री में फैलाना, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना और रिटेल स्टोर खोलना, ये प्रमोटर का मकसद था या मैनेजमेंट का मकसद था। और इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत थी और इसलिए वो आईपीओ लाने का फैसला कर रहे थे या किया है मान लो। तो इसके साथ ही कैपेक्स जुटाना, मतलब फंडिंग, और कारोबार को क्या है, उसका बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो आईपीओ ला रही है। तो इसमें क्या है, कंपनी के कुछ फ़ायदे भी हैं आईपीओ लाने से। क्या क्या फ़ायदे हैं? पहला तो ये है कि कंपनी को कैपेक्स के लिए पैसे मिल जाते हैं। दूसरा यह है कि कंपनी को किसी बैंक से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है और कर्ज पे जो ब्याज है उसको देने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, कंपनी के पास जो प्रॉफिट है, मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट के तौर पर ज़्यादा पैसा बचेगा। अगर कर्जे का ब्याज ही देते रहेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। और तीसरा है कि जब आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के प्रमोटर की तरह रिस्क और मतलब प्रॉफिट और लॉस, इन दोनों के हिस्सेदार हम बन जाते हैं। हालांकि रिस्क इस पर निर्भर करता है कि आपके पास कितने शेयर हैं। और क्या क्या फ़ायदे होते हैं कंपनी में? कंपनी के जो शुरू से इन्वेस्टर है, कंपनी में जो शुरू से इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है और उसके बदले उनको इक्विटी मिल रही है, तो ऐसे निवेशक या फिर ऐसे इन्वेस्टरों को कंपनी से एग्जिट लेने का या फिर बाहर निकलने का या फिर कुछ शेयर बेच के मुनाफा कमाने का मौका मिल जाता है। इसके साथ ही वो अपना स्टार्टिंग वाला जो निवेश है वो निकाल पाते हैं। इसके बाद और क्या फ़ायदा है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है
उनको कुछ शेयर्स अलॉट किए जाते हैं जब आईपीओ आता है तब। तो इससे क्या होगा, वो ऐसे अलॉट नहीं किए जाते, उस उनको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है। तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कुछ डिस्काउंट देते हुए शेयर अलॉट किए जाते हैं। और उन्होंने तो शुरू से निवेश किया है, तो उसके हिसाब से शेयर का भाव बढ़ने से ना उनका मुनाफा भी अच्छा खासा मिल जाता है। इसके बाद है कि कंपनी का नाम जो है वो बड़ा हो जाता है। अभी तक तो आईपीओ आया नहीं था, तो कंपनी के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। अभी कंपनी का आईपीओ आने वाला है या आ गया, तो लोगों में उसकी कंपनी के बारे में रुचि पैदा हो जाती है, या फिर उनके बारे में ज़्यादा लोग जानने लगते हैं, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने लगते हैं, कंपनी का नाम बड़ा हो जाता है। मैनेजमेंट ने क्या किया था, मैनेजमेंट ने आईपीओ के ज़रिए पैसा जुटाने का फैसला लिया था, क्योंकि उनको अदर कंट्री में बिजनेस को फैलाना था। तो उस टाइम इनके पास जो शेयर अलॉट नहीं किए गए थे वो परसेंटेज में थे 16%। 16% शेयर ऐसे कंपनी के पास थे जो कि किसी को अलॉट नहीं किए गए थे। तो अभी कंपनी ये चाहती है आईपीओ के ज़रिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, या शेयर बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा उनको मतलब पैसा मिले, ताकि वो अपने बिजनेस को बड़ा कर सके। तो आईपीओ में या आईपीओ लाने में कंपनी की मदद करने के लिए या कंपनी की हेल्प करने के लिए मर्चेंट बैंकर का एक बड़ा रोल होता है। मर्चेंट बैंकर कौन है? एक वित्तीय पेशेवर या संस्थान होता है जो कंपनियों और धनी व्यक्तियों को वित्तीय सलाह, प्रबंधन और पूंजी जुटाने में मदद करता है। ये आईपीओ में शेयरों को अंडरराइट करने, विलय और अधिग्रहण में सलाह देने और कंपनियों को निवेश व विस्तार के लिए वित्त पोषण प्रदान करने जैसी सेवाएं देता है, जो उन्हें व्यवसाय का वित्तीय इंजीनियर बनाते हैं। मर्चेंट बैंकर का काम है कि आईपीओ लाने में कंपनी को मदद करना। ठीक है, मर्चेंट बैंकर कंपनियों को आईपीओ लाने में मदद करती है। और ये किस तरह की मदद करती है? पैसा देकर करती है क्या? नहीं, आईपीओ लाने का जो प्रोसेस है उसमें मदद करती है। जैसे कि कंपनी का ड्यू डिलिजेंस और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना। ड्यू डिलिजेंस क्या है? ड्यू डिलिजेंस किसी भी बड़े लेन देन, जैसे कंपनी खरीदना, निवेश करना या लोन लेना से पहले की जाने वाली गहन जांच पड़ताल और विश्लेषण की प्रक्रिया है, जिसमें वित्तीय, कानूनी और परिचालन पहलुओं की व्यवस्थित समीक्षा की जाती है, ताकि जोखिमों की पहचान की जा सके और सूचित निर्णय लिया जा सके। यह सुनिश्चित करना कि लेन देन से जुड़ी सभी जानकारी सही और पूरी है और कोई छिपी हुई समस्या या देनदारी नहीं है। ये देखने का काम किसका है? मर्चेंट बैंकर का। ये देखने में मतलब उसकी मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कंपनी के साथ मिलकर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस समेत सारे लिस्टिंग डॉक्यूमेंट तैयार करना। अब ये क्या है? इसको बोलेंगे DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसके साथ ही लिस्टिंग के संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको क्या करना? तैयार करने में कंपनी की मदद करना। ठीक है, उसके बाद आईपीओ में जो शेयर की प्राइस बैंड होने वाली है उसको तय करना किसका काम है? या फिर
तय करने में मदद करना मर्चेंट बैंकर का काम है। प्राइस बैंड का मतलब है कि शेयर की नीचे और ऊपर की कीमत कि वो सीमा कि जिसके बीच की किसी कीमत पर शेयर बेचे जाएंगे। इसके बाद क्या आता है, कंपनी को रोड शो में मदद करना। अभी रोड शो क्या है, तो रोड शो मतलब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा वाला रोड शो नहीं है। रोड शो का मतलब है प्रमोशन करना, कंपनी का प्रमोशन करना। इसके बाद मार्केटिंग करना, मतलब कंपनी के बारे में लोगों को मालूम पड़े कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इसलिए उसको प्रमोशन करो और मार्केटिंग करो ताकि लोग उसके बारे में ज़्यादा जान ले। उसके बाद क्या काम है, आईपीओ के लिए दूसरे इंटरमीडिएट्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा है कि इंटरमीडिएट्स क्या होती है। जैसे कि रजिस्ट्रार बैंकर। रजिस्ट्रार का क्या रोल है यहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट या आईपीओ के रजिस्ट्रार, आरटीए, रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफ़र एजेंट, जैसे लिंक इन टाइम, बिग शेयर या फिनटेक हो गया। ऐसी कई वेबसाइट है जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि आईपीओ हमको मिला कि नहीं मिला। अलॉटमेंट स्टेटस देखने के लिए या एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, आरटीए का। तो ऐसी एजेंसी नियुक्त करना मर्चेंट बैंकर का काम है। रजिस्ट्रार हो गया। इसके बाद है बैंकर और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, इनकी नियुक्ति करना मर्चेंट बैंकर का काम है। इसके बाद हम देखेंगे कि आईपीओ का सीक्वेंस, मतलब आईपीओ लाने के लिए कंपनी को क्या क्या करना पड़ता है, और सीक्वेंस वाइज देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप कि आईपीओ की प्रोसीजर कैसी होती है। पहले तो कंपनी को हर कदम पे ना सेबी के नियमों का पालन करना पड़ेगा। सेबी के नियमों के मुताबिक ही हर कदम उठाना पड़ेगा। कंपनी जब आईपीओ लाती है तब वो सेबी को एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के साथ एक एप्लीकेशन देती है। उसमें ये बताया जाता है कि कंपनी को मतलब आईपीओ लाने की ज़रूरत क्यों है, और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताना पड़ता है। उसके बाद क्या करता है सेबी आईपीओ को अप्रूव करता है, मतलब मंजूर देता है। अप्रूव देने के बाद डीआरएचपी को मंजूरी मिलती है। इसके बाद इसको ना आम पब्लिक के साथ शेयर किया जाता है, मतलब आम पब्लिक को भी डीआरएचपी के बारे में मालूम पड़ने के लिए उसको क्या है, शेयर किया जाता है। तो डीआरएचपी में क्या क्या जानकारी मिलेगी आपको, डीआरएचपी में हमको आईपीओ का साइज़ मालूम पड़ेगा कि कितने साइज़ का आईपीओ है, ठीक है, और उसके कितने शेयर मतलब जारी किए जाएंगे, टोटल कितने शेयर उसके जारी किए जाएंगे, इसके बारे में मालूम पड़ेगा। और कंपनी इश्यू क्यों ला रही है और उससे जुटाए गए पैसों का क्या इस्तेमाल करेगी कंपनी अपना कर्जा चुकाने के लिए इस्तेमाल करेगी या बिजनेस को फैलाने के लिए इस्तेमाल करेगी, या मतलब जो भी है इसके बारे में हमको डीआरएचपी से मालूम पड़ेगा। कंपनी का बिजनेस का पूरा ब्यौरा यानी बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी मिलेगी, कंपनी क्या करती है और क्या मतलब उसकी सर्विस क्या है, पार्टनर उनसे कौन से है, मैनेजमेंट टीम कौन सी है, ये सब मालूम पड़ेगा। इसके बाद डीआरएचपी में सभी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, और मैनेजमेंट का नज़रिया क्या है, मैनेजमेंट क्या चाहता है आईपीओ लाने से
मतलब वो आईपीओ लाने के बारे में क्यों सोच रहा है, या आईपीओ लाने के बाद वो क्या चाहता है, इसके साथ कंपनी का कारोबार कैसा है, और बिजनेस से जुड़ा रिस्क क्या है बिजनेस में, और मैनेजमेंट से जुड़ी पूरी लोगों की जानकारी, ये सब डीआरएसपी में मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, कंपनी के आईपीओ से जुड़े एडवर्टाइजमेंट। इससे क्या मालूम पड़ेगा कि आम पब्लिक को इसके बारे में मालूम पड़ेगा कि कंपनी का आईपीओ आ रहा है। इसी को हम रोड शो भी बोलते हैं। और उसके साथ क्या है, प्राइस बैंड तैयार करना। कंपनी बाजार की उम्मीद से अलग प्राइस बैंड नहीं तय कर सकती, क्योंकि लोग इसको ना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करेंगे। फिर आईपीओ को जो लोगों की उम्मीद है, जो एक्सपेक्टेशन है, उसके मुताबिक ही प्राइस बैंड को बनाना पड़ेगा। इसके बाद आता है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग क्या है, प्राइस बैंड तैयार होने के बाद कंपनी को आधिकारिक तौर पर कुछ दिनों के लिए शेयर सब्सक्रिप्शन खोलना होता है, जिससे लोग इश्यू में पैसा लगा सके। एक अभी एग्जांपल लेते हैं, 100 से लेकर 120 तक प्राइस बैंड है मान लो। तो बुक बिल्डिंग से ये पता चलेगा कि लोग किस कीमत पर पैसा लगा रहे हैं और कौन सी कीमत उन्हें सही लग रही है। इस सारी जानकारी को जमा करना ही बुक बिल्डिंग कहा जाता है। इससे क्या होगा, इससे सही कीमत का अंदाज़ा हो जाएगा। बुक बिल्डिंग पूरा हो जाने के बाद लिस्टिंग कीमत तय होती है। लिस्टिंग कीमत, और आमतौर पर यह वो कीमत होती है जिस पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद आता है लिस्टिंग डे। लिस्टिंग डे मतलब शेयरों की लिस्टिंग या आईपीओ की लिस्टिंग जिस दिन होती है उसको लिस्टिंग डे बोलते हैं। तो ये एक्सचेंज पे लिस्ट होता है। कौन सा एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, इन दोनों एक्सचेंज पर शेयर लिस्ट हो जाएगा। तो लिस्टिंग कीमत कैसे डिपेंड होगी या किस पर डिपेंड होगी, वो होती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। कितना डिमांड है और कितने सप्लाई है, उसके ऊपर वो कीमत तय होगी। अभी आईपीओ के बाद क्या होता है, आईपीओ तो आ गया मार्केट में, आईपीओ लिस्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जब तक आईपीओ खुला रहता है तब तक निवेशक आईपीओ के प्राइस बैंड के भीतर अपनी पसंद की कीमत पर शेयर के लिए बोली लगा रहे थे। तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। अब जैसे ही शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है और कोई भी उस शेयर को खरीद या बेच सकता है, आम निवेशक जैसे आपके जैसे मेरे जैसे, मतलब खरीद और बेच सकता है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पर क्या है, आईपीओ लाने के बाद शेयर की खरीद बिक्री यहाँ पे रोज़ाना चलती रहती है। तो यहाँ तक है आईपीओ का प्रोसीजर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। मेरा चैनल नया है, मैं यूट्यूब पर नया हूँ, तो मैं अपना वीडियो सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।